नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात रूस और यूक्रेन की जंग और समझौते की प्रक्रिया को लेकर के करने वाले हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर वार पलटवार के बारे में भी बताएंगे, साथ ही पीस प्रोसेस के दौरान क्या क्या हो रहा है इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहली स्टोरी यही होने वाली है विस्फोट की। वॉर एंड पीस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। गाजा के बारे में हम बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि गाजा में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। दरअसल इजराइल ने कुछ कहा है और क्या ऐसा कहा है जिसकी वजह से ये जंग फिर से भड़क सकती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। गाजा के लिए ट्रंप का शांति प्लान क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही तीसरी बड़ी स्टोरी आज की क्या होगी वो मैं आपको बता देती हूं। ताइवान पर तनातनी लगातार जारी है। अब इस तनातनी के बीच क्या हुआ है? दरअसल चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है और आए दिन ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी करता रहता है। हालांकि अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है और अब एक बार फिर से इस दिशा में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो आज हम आपको ताइवान पर कब्जे के लिए उसकी आक्रामकता के बारे में बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत और चलिए अब करते हैं विस्फोट की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको खबर क्या है वो बता देते हैं। खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। जानकारी यह है कि रूसी शहरों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। कहां पर हमला किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जगह है क्रोस्नोडार क्राय में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। रूसी शहर है जिस पर यूक्रेन ने ये बड़ा हमला कर दिया है। इस जगह का नाम है क्रोस्नोडार क्राय, जहां पर ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया है। ब्रायंस्क में मिग-29 में यूक्रेन की बमबारी देखने को मिली है। सारातोव में डिफेंस से जुड़ी फैक्ट्री पर अटैक किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई हैं कि किस तरीके से यहां पर निशाना बनाया गया है इस ऑयल रिफाइनरी को। यूक्रेन इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए पूरी तरीके से जो ऑयल रिफाइनरी है उसे बर्बाद करने में लगा हुआ है ताकि आर्थिक तौर पर यूक्रेन रूस की कमर तोड़ सके और उसके बाद अपने आगे की जो कार्रवाई है, अपने आगे के जो स्टेप है उन्हें ले सके। यह ब्रायंस्क में मिग-29 में यूक्रेन की बमबारी, सारातोव में डिफेंस से जुड़ी हुई फैक्ट्री तक पर अटैक कर दिया। इसके अलावा जो क्रोस्नोडार क्राय में ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया है। रूसी शहरों पर यूक्रेन ने लगातार कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से एक के बाद एक ये हमला किया जा रहा है। इसी बीच एक और खबर आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खबर ये है कि पोक्रोवस्क में कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर भी जबरदस्त अटैक कर दिया है। पोक्रोवस्क में भी इसी तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। यूक्रेन की सेना ने अटैक किया है। हमले में रूस के 2 जवानों की मौत हो गई है। रूस की जो आर्टिलरी है वो ब्रिगेड पर भी हमला किया गया है। आर्टिलरी ब्रिगेड पर जो हमला किया गया उसके बाद की जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। अब ये बड़ी कार्रवाई दरअसल किस पर हो रही है? ये बड़ी कार्रवाई हो रही है रूस पर और ये यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जहां यूक्रेन एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जरा आप इनकी इंटेंसिटी देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो नुकसान है वो पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर रूस को की जा रही है। तो 2 जानकारियां हैं। पहली खबर यह है कि ऑयल रिफाइनरी को भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। तो पोक्रोवस्क में कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां पर जबरदस्त अटैक कर दिया है और इस हमले में रूस के 2 जवानों की मौत हो गई है, ये भी जानकारी मिली है। अब रूस की जो आर्टिलरी ब्रिगेड है उस तक पर भी हमला किया गया है। किसकी तरफ से यह हमला किया गया है? यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर बीतते दिन के साथ भीषण होती जा रही है। रोजाना यूक्रेन और रूस के लोग तबाही के नए मंजर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी है। अब आइए आपको बताते हैं कि दोनों देशों में तबाही कितनी हुई है और पीस प्रोसेस का पूरा होने में आखिरकार दिक्कतें कहां आ रही हैं। क्रेमलिन कीव में वार पलटवार। जंग का सबसे विभत्स चेहरा।
बातचीत जारी, लेकिन हाथ खाली। पुतिन के गुस्से से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के शहर जल रहे हैं। रूसी बारूद की बारिश यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को तबाह कर रही है। रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने कीव, खार्किव, ओडेसा और ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि रूस की सेना ने कीव पर बीते 48 से 24 घंटे के बीच करीब 150 ड्रोन दागे। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइलों से भी अटैक किया गया। साथ ही S-300 मिसाइलों से भी हमला किया गया। हमलों से कीव में 2 इमारतों में आग लग गई। रूसी सेना के कहर के कारण कीव में 35 से ज्यादा जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। राजधानी कीव में 22 जगहों पर आग लगने की खबर है। यहां रूसी सेना ने गैरॉन ड्रोन से हमला किया। खबर है कि हमलों के दौरान यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर अटैक कर रही है। इन हमलों में गोदामों और पुलों को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। अराब्स के सैन्य मोर्चे पर रूस ने हेलीकॉप्टर से अटैक किया। इसमें यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा शिकेवका में भी हेलीकॉप्टर अटैक में ड्रोन कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया। रूसी सेना अब यूक्रेन में भारी बमों से भी तबाही मचा रही है। कोस्तांतिनिवका में रूस ने फैब 500 बमों से हमला किया, जबकि मिर्नोहाद में फैब 1500 बम गिराए गए। इन हमलों में यूक्रेनी फौज पर निशाना साधा गया। पुतिन के जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त अटैक किया। यहां हमलों की चपेट में एक स्कूल और रिहायशी इमारतें आ गईं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा हमलों की वजह से एक सुपरमार्केट भी तबाह हो गया। क्रेमलिन की सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। रूस ने डोनेट्स्क में 3 और इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया।
कुपियांस्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग जारी है। खबर है कि यहां रूस ने यूक्रेन के जवानों पर आर्टिलरी से हमला किया। रूसी सेना के हमलों के कारण सूमी में कई गाड़ियों में आग लग गई। रूस लगातार कब्जा किए गए इलाकों के आसपास सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। खबर है कि डोनेस्क में और जवानों की तैनाती की गई है। पोक्रोवस्क में लगभग 1,55,000 जवान तैनात किए गए हैं। खार्किव में भी रूस ने भारी तबाही मचाई। यहां पोक्रोवस्क में मौजूद आर्टिलरी पोस्ट से फायरिंग की गई। खबर है कि इन हमलों के कारण 3 इमारतों में आग लग गई। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही कई और शहरों को भी दहला दिया। इन हमलों की वजह से खमेलनिस्की, चेर्निहिव, सूमी, मिकोलेव और ओडिशा में तबाही हुई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन ने रूस की जिस किलो क्लास पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया था, उसका वीडियो जारी किया था। यूक्रेनी सेना के उस दावे को रूस ने बेबुनियाद करार दिया है। रूस ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, जिसके जरिए दिखाया गया है कि रूस की सबमरीन सही सलामत है। हालांकि रूस और यूक्रेन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन रूसी हमलों और पुतिन के क्रोध को देखते हुए कह सकते हैं कि नुकसान तो हुआ ही है। जहां एक ओर शांति वार्ता जारी है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के जवान रूसी शहरों को जबरदस्त हमलों से दहला रहे हैं। यूक्रेनी बारूद लगातार रूसी शहरों और फ्रंटलाइन पर तबाही मचा रहा है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 11 जगहों पर हमले किए। यहां तैनात एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह हो गया। रूस के स्लावियांस्क में तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक किया गया, जिससे रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के हमलों से क्रास्नोदर में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुर्स्क में मौजूद हथियारों के गोदाम पर भी यूक्रेन ने अटैक किया। इस हमले में गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन ने रोस्तोव में पावर ग्रिड पर अटैक किया, जिससे ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा। खबर है कि इससे शहर का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। यूक्रेनी बारूद से रूस के करीब 1 दर्जन राज्य दहल उठे, जिससे इनमें कई जगहों पर आग लग गई।
बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर 170 ड्रोन फायर किए। हालांकि इनमें से 90 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन कई ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। यूक्रेन के जवान फ्रंट लाइन पर भी अटैक कर रहे हैं। खबर है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन के हमलों से रूस के 400 जवान मारे गए। जबकि डोनेट्स्क में भी रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। यहां रूसी सेना का एक कॉलम खत्म हो गया। इसके अलावा तोरेस्क में रूसी सेना के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया, जबकि कुपियांस्क में भी 2 सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया है। ज़ेलेंस्की स्वदेशी हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल जैसे घरेलू हथियार फैक्ट्रियां भी बना रहा है। माना जा रहा है कि अब यूक्रेन हथियारों के लिए यूरोप पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और यही वजह है कि अब यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैन्य कमांडरों को भेजकर रणनीति बनाने में यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी जवानों को इंटेलिजेंस सपोर्ट और हथियार भी दिए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन ने 9,642 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। इसमें एयर डिफेंस पैकेज भी शामिल है, जबकि नीदरलैंड्स ने 2,650 करोड़ रुपए के हथियार दे दिए हैं। साथ ही 7,418 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया गया है। उधर स्वीडन भी 9,584 करोड़ रुपए के हथियार देने वाला है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को 2 पैट्रियट और 1 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए हैं। दरअसल पुतिन के गुस्से और ट्रंप की बेरुखी के बीच यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। आशंका जताई जा रही है कि साल 2026 में पुतिन यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रूसी सेना के एक्शन से ये आशंका पुख्ता भी हो रही है। खबर है कि साइबेरिया में रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो गई है। यहाँ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पर कई यार्ड्स मिसाइलों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि यूरोप पर रूस का हमला 2 चरणों में हो सकता है। पहले चरण में रूस ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड पर हमला कर सकता है। इन देशों की सीमा रूस या उसके सहयोगी बेलारूस से नहीं मिलती है। इन पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करके बर्बादी फैलाई जा सकती है।
जबकि दूसरे चरण में फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया पर हमला किया जा सकता है। इन देशों के बॉर्डर रूस या बेलारूस से मिलते हैं, जिससे इन पर ग्राउंड एक्शन किया जा सकता है। उधर ट्रंप के प्लान के मुताबिक डोनबास को रूस को सौंपा जाना है, जबकि जेलेंस्की इस पर राजी नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यूक्रेन की जमीन रूस को नहीं सौंपी जाएगी। इस बीच खबर है कि शांति वार्ता को लेकर रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। ये बातचीत इसी हफ्ते के अंत में मियामी में हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों के साथ बातचीत और रूस की मांगों पर फोकस रह सकता है। हालांकि अभी तक इस बैठक के बारे में ज्यादा कुछ तय नहीं किया गया है। Несколько работающий завод после атаки дронов. फिलहाल जंग का सबसे रौद्र रूप सामने आ रहा है। बातचीत के जरिए जंग रोकने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन ये कामयाब कब होंगी और ये तबाही कब रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब बात करेंगे विस्फोट में दक्षिण लेबनान की, जहां पर इजराइल की कार्रवाई देखने को मिली है। आईडीएफ ने यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी को मार गिराया है और खुफिया जानकारी ये आतंकी जुटाता था, ये आरोप उस पर थे। तो ये जानकारी क्या है? दक्षिण लेबनान में इजराइल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ किया गया है इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये आतंकी कौन था? ये हिजबुल्लाह का आतंकी था, जिस पर आईडीएफ ने शिकंजा कसा है और खुफिया जानकारी इसकी तरफ से जुटाई जाती थी। हिजबुल्लाह पर भी इसी तरीके से बार बार जो आक्रमण है वो किया जा रहा है और यहाँ पर भी जो विस्फोट की तस्वीरें हैं वो आती रहती हैं कि किस तरीके से ये हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए नजर आती है, नेस्तनाबूद करते हुए नजर आती है। वैसे में जानकारी ये मिली है कि एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मार गिराया गया है। इस आतंकी को लेकर के जो आरोप आईडीएफ की तरफ से लगाए गए, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगाए गए हैं, वो ये है कि इस व्यक्ति की तरफ से सूचनाएं एकत्रित की जाती थी, ऐसी सूचनाएं जो इजराइल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए इस आतंकी को न केवल मार गिराया गया है, बल्कि उसका जो ठिकाना था उसे तक ध्वस्त कर दिया गया है, उसे तक पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। अब आपको पता होगा कि किस तरीके से इजराइल का जो पूरा संघर्ष है वो हूती के साथ चल रहा है, हिजबुल्लाह के साथ चल रहा है, हमास के साथ चल रहा है और इसी तरीके से अब हिजबुल्लाह को एक करारी चोट इजराइल की तरफ से दी गई है। गाजा में जहां इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ शांति प्रक्रिया में भी इसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल ट्रंप का शांति प्लान अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। हमास ने भी हथियार रख दिए हैं, लेकिन यहां एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब ये तनाव आखिरकार यहां पर बढ़ेगा क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है और साथ ही जो ट्रंप ने पीस प्लान तैयार किया है, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस रिपोर्ट में समझिए। ما شاء الله كده بيته
इजराइल का जबरदस्त हमला। कब थमेगी जंग, कब आएगी शंग? पिछले करीब 2 साल से जारी हमास और इजरायली सेना के बीच की जंग बीच बीच में भड़क उठती है, जिससे यहाँ शांति स्थापित करने की कोशिशें नाकाम होने लगती हैं। गाजा में सीज फायर के बावजूद आईडीएफ का हमला इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ा सकता है। खबर है कि इजरायली सैनिकों ने सीज फायर लाइन के पार मोर्टार से फायरिंग की। मोर्टार से की गई इस फायरिंग में रिहायशी इलाके को नुकसान हुआ। इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गए। इजराइल के इस एक्शन से गाजा में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि ये मोर्टार उस वक्त दागा गया जब जवान एलो लाइन के इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे। हालांकि ऑपरेशन किस तरह का था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गाजा में अक्टूबर में सीज फायर किया गया था। इसके बावजूद इजराइल की सेना ने कई बार फायरिंग की। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि सीज फायर के बाद से किए गए इजरायली सेना के हमलों में अब तक 370 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये येलो लाइन क्या है और अमेरिका ने गाजा के लिए क्या प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने अपने प्लान में गाजा को रेड और येलो जोन में बांटा है। इनमें से रेड जोन में फिलिस्तीनी नागरिक रह रहे हैं, जबकि ग्रीन जोन में विकास के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। इस हिस्से पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी आईएसएफ और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा, जबकि फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडर ही रहने दिया जाएगा। फिलहाल लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन खींची गई है। अमेरिका के प्लान के मुताबिक ग्रीन जोन में शुरुआती दौर में कुछ 100 सैनिक की ही तैनाती होनी है, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 20,000 तक किया जा सकता है। इस बीच अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी मिली है कि ट्रंप मुनीर पर गाजा पट्टी में सेना तैनात करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुनीर अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरे का फोकस गाजा पर रहेगा। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर वो जवान नहीं भेजता है तो अमेरिका उससे नाराज हो सकता है, और अगर वो सेना भेजता है तो उस पर इजराइल समर्थक और गाजा विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है। ऐसे में उसे इस्लामिक देशों की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि गाजा में यह संघर्ष कब शुरू हुआ। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में बेहद खतरनाक हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में कार्रवाई शुरू की।
हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर भीषण कत्लेआम मचाया था। उन्होंने सरहद पर बनी दीवार और कंटीली तारों को काटा और भारी सुरक्षा के बावजूद जमीन, समुद्र और आसमान के रास्ते इजराइल पर हमला बोला। इस दौरान कई लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में दाखिल हुए। इससे पहले इजराइल समेत पूरी दुनिया ने शायद इतना भीषण हमला नहीं देखा था। हमास के आतंकियों ने करीब 1200 लोगों की जान ले ली, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। आतंकियों ने इजराइल की सुरक्षा चौकियों, किबुत्ज और एक म्यूजिक फेस्टिवल पर भीषण हमला किया, जहां कई लोगों की मौत हो गई। इस कत्लेआम के बाद गाजा लौटते समय आतंकवादी अपने साथ करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इस हमले के बाद इजराइल की सेना ने हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई के लिए कार्रवाई शुरू की। इजरायली सेना के टैंक अब तक आग उगल रहे हैं और गोले गाजा की इमारतों को नेस्तनाबूद करते जा रहे हैं। उधर इजरायली एयरफोर्स भी हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर बम गिरा रही है। एयरफोर्स के विमान हमास के आतंकियों के साथ ही गाजा के लोगों के लिए भी मौत बरसा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिलहाल एक ओर हमास ने अपने हथियार रखने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना का एक्शन जारी है। ऐसे में क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप की शांति योजना आगे बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे इलाके में शांति लौटेगी और लोग फिर से खुशहाल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने गाजा के लिए क्या खास प्लान पेश किया है, जिसकी वजह से वहां पर युद्ध विराम हो सकता है, वहां पर शांति हो सकती है। तो गाजा के लिए ट्रंप ने दरअसल जो पीस प्लान तैयार किया है युद्ध विराम को लेकर के, इजरायल और हमास के बीच सहमति से युद्ध विराम, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इजरायल की सेनाएं धीरे धीरे गाजा से पीछे हट जाएंगी, ये भी उनकी तरफ से इस पीस प्लान में बताया गया। इसके अलावा हमास सभी इजरायली बंधकों को पूरी तरीके से रिहा करेगा। इसके अलावा बंधकों की वापसी में जिंदा और मृत दोनों ही लोग शामिल होंगे। गाजा के कैदियों को रिहा करेगा इजरायल, ये भी इसमें शर्त रखी गई है। उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों की रिहाई भी इस युद्ध विराम के साथ ही होगी। करीब 1700 अन्य कैदियों की भी रिहाई होगी। कैदियों को रिहाई को लेकर के ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है ट्रंप की तरफ से पीस प्लान में। सरकार से दूर रहेगा हमास। गाजा की सरकार में हमास और अन्य संगठन शामिल नहीं होंगे, ये भी कहा गया है। गाजा के लिए अस्थायी तकनीकी समिति बनेगी, ये अंतरिम प्रशासन समिति के तहत होगा। पुनर्निर्माण योजना क्या है? गाजा के विकास और सुधार के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा जो तमाम पॉइंट्स हैं वो इस पीस प्लान में तैयार किए गए हैं, उसमें बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से गाजा में ही जो लाइन है वो खींची जाएगी ताकि वहां पर पूरी तरीके से जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया जा सके। अब चलिए अगली खबर क्या है उसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि चीन के खिलाफ जापान ने तैयारी शुरू कर दी है।
कॉम्बैट वेसल पर लेजर हथियारों की तैनाती हो रही है। जीएस अशोका पर 1000 किलोवाट का लेजर सिस्टम लगा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन और जापान में कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिल रही है। अब इसीलिए चीन के खिलाफ जापान ने बड़ी तैयारी कर ली है। कॉम्बैट वेसल पर लेजर हथियारों की तैनाती उसकी तरफ से की गई है। लेजर हथियारों की जो तैनाती की गई है उसमें जीएस अशोका पर 100 किलोवाट का लेजर सिस्टम लगाया गया है। तो ये पूरी जानकारी है कि किस तरीके से जो इसकी तैयारी है यानी कि जापान की वो देखने को मिल रही है। लेजर सिस्टम लगाया गया है। चीन के साथ एक लंबे वक्त से तनातनी चल रही है और ये जो पूरा विवाद है वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि ताइवान को लेकर के जापान की तरफ से कहा जाता है कि अगर ताइवान को जरूरत पड़ी तो जापान उसके साथ खड़ा होगा और इसी के साथ चीन इसे अपने देश के अंदर दखल जो किया जा रहा है जापान का उसको लेकर के कहीं ना कहीं जवाब देना शुरू कर देता है। और इसके बाद जापान और चीन में जो तनातनी है वो इसी तरीके से बढ़ते जाती है और अब जापान ने अपने देश को सुरक्षित करने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जो कि प्रभावी हैं। अब उन्हीं में से एक कदम यह है कि कॉम्बैट वेसल जो आप तस्वीर देख रहे हैं कॉम्बैट वेसल की उसमें लेजर हथियारों की तैनाती कर दी गई है और इसमें जीएस अशोका पर 100 किलोवाट का लेजर सिस्टम तक लगा दिया गया है कि अगर आने वाले वक्त में चीन किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो जापान की जो तैयारी है वो भी पूरी तरीके से होनी चाहिए। अब ताइवान पर चीन अपना अधिकार जताता है, ये हम सब जानते हैं। आए दिन उसकी सीमा में वो घुसपैठ भी करता रहता है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और अब अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा को लेकर के मजबूत करने में सुरक्षा को उसकी एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन ये तनाव क्यों बढ़ सकता है और चीन को क्या बुरा लग सकता है, ये भी सवाल है। ताइवान पर तनातनी। चीनी सेना की बड़ी हिमाकत। अमेरिकी हथियारों से सुरक्षा होगी मजबूत। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों पर तेजी से चल रहा है। महाशक्ति बनने की राह में चीन अपने आसपास के देशों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। ताइवान को तो चीन अपना ही हिस्सा मानता है और यही वजह है कि चीन की सेना आए दिन ताइवान की सीमा में घुसपैठ करती रहती है। हालांकि अमेरिका हमेशा ही ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है और अब अमेरिका ने एक बार फिर ताइवान की सेना को मजबूत करने का ऐलान किया है। खबर है कि ट्रंप प्रशासन ताइवान को 10 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत के हथियार देने जा रहा है, जिनसे ताइवान अपनी सुरक्षा को और पुख्ता कर सकता है। अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले हथियारों में मध्यम दूरी की मिसाइलें, होवित्जर तोपें और ड्रोन भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि चीन अमेरिका के इस कदम का विरोध कर सकता है। हथियारों के इस पैकेज में 8 अलग अलग समझौते शामिल हैं। अमेरिका की ओर से ताइवान को 82 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS दिए जाएंगे। इसके अलावा 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS भी दिए जाएंगे। इनकी दोनों सिस्टम की कुल कीमत करीब 4 अरब डॉलर बताई जा रही है। ताइवान को अमेरिका से 60 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर सिस्टम और उनसे जुड़े उपकरण भी मिलेंगे। इनकी कीमत भी 4 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही 1 अरब डॉलर से ज्यादा के ड्रोन भी ताइवान को दिए जाएंगे। ताइवान को 1 अरब डॉलर से अधिक का सैन्य सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे। 700 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की जैवलिन और TOW मिसाइलें, 96 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स,
जाहिर है कि इन हथियारों के मिलने के बाद से ताइवान की सेना चीन को जवाब देने में पहले से ज्यादा सक्षम हो जाएगी। इस बीच ताइवान ने चेतावनी जारी की है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ताइवान ने चीन से जंग की दशा में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मदद मिलने की उम्मीद जताई है। इस बीच खबर है कि चीन ने इजराइल को चेतावनी जारी की। बताया जा रहा है कि इजराइल को ताइवान की मदद जारी रखने को लेकर चेतावनी दी गई है। इधर चीन हर तरह से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिशों में जुटा है। जानकारी है कि चीन की सेना 2027 तक वन चाइना मिशन पर काम कर रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, चीन की ताइवान में घुसपैठ बढ़ती जा रही है। चीन हवा और पानी दोनों ही माध्यम से ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान के मुताबिक चीन के 7 युद्धपोत और 13 फाइटर जेट ने ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी। सोशल मीडिया के जरिए ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 13 में से 9 उड़ानें मीडियन लाइन पार करके ताइवान की सीमा के अंदर तक पहुंची। ताइवान का दावा है कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रखे और जवाब भी दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक पिछले 2 महीने में चीन ने तीसरी बार बड़ी घुसपैठ की है। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ताइवान को दबाने का प्रयास कर रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय चाय प्रतियोगिता के दौरान विवाद हो गया। यहां ताइवान का झंडा दिखाए जाने पर चीनी दूतावास के कर्मचारियों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जब ताइवान के एक शख्स को पुरस्कार दिया जा रहा था, इस दौरान आयोजकों ने ताइवान का उल्लेख किया और ताइवान का झंडा दिखाया, जिसके बाद चीनी दूतावास के 2 प्रतिनिधि खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि आयोजकों ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि चीन की ताकत को देखते हुए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन ने कुछ दिन पहले ही अपना नया और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल कर लिया। फुजियान एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान तेजी से उड़ान भर सकते हैं। इसमें फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है। अभी तक ये तकनीक केवल अमेरिका के पास ही है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। चीन में 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसकी पहली तस्वीर सामने आई। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बमों को भी गिराया जा सकेगा। चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिशें तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक चीन ने अपना मिसाइल उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2020 से ही चीन ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों को कई गुना बढ़ाया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से मिसाइल उत्पादन में तेजी लाने के लिए लगाई गई फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया। जानकारी के मुताबिक चीन के पास रॉकेट फोर्स और रक्षा उत्पादन से जुड़े करीब 135 केंद्र हैं। इनमें से 60% से ज्यादा का पिछले 5 साल में काफी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। चीन ने वुहान में मिसाइल उत्पादन के लिए 10 फैक्ट्री लगवाई। इसके अलावा बीजिंग में 9 फैक्ट्रियां,
शियान प्रांत में 9 फैक्ट्रियां हैं। इनके साथ ही भारत की सीमा के पास असम से नजदीक चेंगडू और गुजियांग में भी एक मिसाइल फैक्ट्री है। अमेरिकी डीआरडीओ के मुताबिक चीन के पास करीब 2200 मिसाइलें और लगभग 600 परमाणु वॉरहेड हैं। जाहिर है कि ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामकता को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अमेरिका की मौजूदगी की वजह से चीन सीधा हमला करने से बच सकता है। हालांकि घुसपैठ की हिमाकत तो कर ही रहा है, जिससे ताइवान में तनाव जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।